तो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया स्क्रीन शेयर। यस मैम। यस मैम। तो स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था इलास्ट्रेशन 9, ठीक है। ये करने के बाद आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, तो इलास्ट्रेशन 9 जो है पहले वो कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि पी एंड क्यू वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली और इनका एलएलपी है, ठीक है। अब एलएलपी के बारे में अगर हम लोग देखें थोड़ा, यहाँ पर मैंने नोट्स लिया हुआ है। एलएलपी कब बंद हो सकता है, मतलब कब ऐसा सिचुएशन, वो पार्टनरशिप के जैसा ही होता है। यहाँ कुछ रीजंस बोल रखा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कोर्ट अगर बोल दे, ठीक है, कोर्ट अगर बोल दे बंद हो सकता है। कोर्ट कब कब बोल सकता है, जब अगर एलएलपी मतलब बिजनेस खुद ही चाहे कि वो वाइंड अप हो जाए तो हो सकता है, ठीक है। अगर 2 से कम पार्टनर हो गया, कितने दिन के लिए, 6 मंथ से ज्यादा हो गया, मतलब ठीक है 2 से कम पार्टनर है लेकिन टाइम मिल जाता है कि 6 मंथ्स के अंदर अगर कोई और पार्टनर मिल जाता है। मतलब हम लोगों को अगर पार्टनरशिप चलाना है तो मिनिमम तो 2 लोग तो चाहिए, 2 लोगों के बिना तो पार्टनरशिप होगा नहीं। तो बोल रहे हैं कि अगर 6 मंथ्स 2 से कम पार्टनर में चल रहा है तब भी हो सकता है कि लॉ बोल रहा है कि बंद कर दो, मतलब कोर्ट बोल रहा है बंद कर दो, क्योंकि फिर वो पार्टनरशिप नहीं कहलाता है। फिर बोल रहा है एलएलपी इज अनेबल टू पे इट्स डेट, अगर जो लोन कर रखा है इन्होंने वो पे नहीं कर पा रहे तो फिर बिजनेस बंद करने का ऑर्डर आ सकता है, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पर अच्छा हाँ देखो, बोल रहा है कि अगर इंडिया के अगेंस्ट में कुछ काम हो रहा है तो भी नहीं चलेगा, ठीक है, तो भी नहीं चलेगा। इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर क्या बोला है, फेल टू सबमिट द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी और एलएलपी एनुअल रिटर्न फॉर मोर देन 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर विथ रजिस्ट्रार, ठीक है। तो लगातार 5 फाइनेंशियल ईयर में अगर हम लोग जरूरी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे यहाँ पर बोला है देखो, अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद बोला है एनुअल रिटर्न, ये सब अगर फाइल नहीं हो रहा है 5 साल से, लगातार 5 साल से ज्यादा हो गया है तो भी जो है लॉ बोल सकता है, कोर्ट बोल सकता है कि इसे बंद कर दो। फिर है यहाँ पर और बोला है कि अगर जस्टिफाइबल ना लगे, ठीक है, लॉ को, ठीक है, या कोर्ट को, जो भी बोला, जस्टिफाइबल ना लगे कि जो काम ये लोग कर रहे हैं वो सही नहीं करे तो भी बंद करने के लिए बोल सकता है। लेकिन रीजन यहाँ पर ये देख लो या पार्टनरशिप देख लो, ज्यादा कुछ फर्क है नहीं, ठीक है। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में तो कुछ भी फर्क नहीं है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जैसे पार्टनरशिप का होता था वैसे सेम एलएलपी का होगा। तो एलएलपी देने का मतलब नाम ये नहीं हो गया कि हमें कुछ अलग सीखना पड़ेगा, सेम चीज ही हमें करना है। तो देखो ये बोल रहा है कि पी एंड क्यू एयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, बैलेंस शीट दे दिया है, कैपिटल, क्रेडिटर, करेंट अकाउंट, रिजर्व, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, पीस, करेंट अकाउंट। तो ये कौन सा मेथड है, फिक्स्ड या फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड? फिक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का कैपिटल भी है और करेंट अकाउंट भी है, और करेंट अकाउंट का डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंस है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहे द फर्म वाज डिसॉल्व, फर्म बंद हो जाएगा। पी जो है पार्टनर वो लेके जा रहा है 50% ऑफ द स्टॉक, स्टॉक का 50% ले लेगा, वो भी 10% कम बुक वैल्यू में। तो इसका 50% करते हैं तो कितना होगा, कितना हो जाएगा? हाँ इतना होगा। इसका 10% मतलब 90% वैल्यू में टेक ओवर होगा, ठीक है। एंड रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 50%, तो रिमेनिंग कितना, वही 17,500, ये कितने में बिकेगा, 115% में, क्योंकि 15% गेन बोला है, ठीक है। फिर फर्नीचर मशीन बेच के, फर्नीचर और मशीन ये बेच के 30 और 50,000 मिलेगा बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला है देखो यहाँ पर, ठीक है। फिर बोल रहा है देयर, अच्छा, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विच सोल्ड फॉर 25,000, तो बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड किया हुआ नहीं था, वो बिक गया है 25,000 में। तो इन्वेस्टमेंट शायद नहीं था, देखो बैलेंस शीट में कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। और ये बिक गया है हम लोग का 25,000 में, तो इसको हम लोग दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, बोलो। दिखाएंगे ना। लोगों को अगर कोई, वो वाला पॉइंट क्या था कि अगर अनरिकॉर्डेड कोई मतलब अनरिकॉर्डेड नहीं, वो पॉइंट ऐसा था कि अगर एसेट नहीं बिका है बोला है तो हम लोग नहीं मानेंगे, लेकिन ये एसेट रिकॉर्डेड भले ही ना हो लेकिन बिका है तो पैसा तो आएगा, पैसा आएगा तो यूटिलाइज तो होगा बिजनेस बंद करने के लिए। फिर बोल रहे हैं डेटर को 90% रियलाइज किया गया है,
अच्छा देखो, डेटर को 90% रियलाइज्ड किया गया है और 1245 रिकवर्ड फ्रॉम बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। अच्छा, तो लास्ट ईयर इतना बैड डेट राइट ऑफ हुआ है। देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर व्हिच हैड टू बी पेड फॉर 2000, तो ये भी पे करना पड़ेगा। रिपेयर्स के लिए एक आउटस्टैंडिंग बिल पड़ा हुआ था, वो भी पे करना है 2000 रुपए का। हम लोग को देखो सेम चीज बनाने बोला है, चाहे वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो या नॉर्मल हो। ये देखो, रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें बोला है इंक्लूडिंग ट्रांसफर ऑफ करेंट अकाउंट बैलेंस, तो करेंट अकाउंट का बैलेंस हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते। देखो, डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में लिख के भी ट्रांसफर कर सकते हो, नहीं तो सेपरेट करेंट अकाउंट बना के उसका बैलेंस वहां ट्रांसफर करोगे तो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। और बैंक अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है, चलो, रियलाइजेशन अकाउंट और ये पार्टनर्स कैपिटल और बैंक, ठीक है चलो, ये वाला रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर है पी क्यू और बैंक है तो गुड इवनिंग मैम। बैंक है। और करेंट अकाउंट अगर हम लोग यहाँ दिखाना चाहे दिखा देंगे, मुझे लगता है मेरा जगह कम पड़ जाएगा, हम एक अलग बना के दिखा देंगे, ठीक है, वर्किंग नोट में दिखा देंगे। ये 3 अकाउंट मेनली हमें करने के लिए बोला है। अच्छा, अब बैंक का बैलेंस कहाँ जाएगा? बैंक वाले लेजर में टू बैलेंस बीडी 30,000, टू बैलेंस बीडी 30,000। अच्छा, इसके बाद डेटर, डेटर कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स, डेटर 25, हाँ 25। फिर स्टॉक, स्टॉक हो जाएगा 35, फर्नीचर 40, फर्नीचर 40,000। इसके बाद मशीन 60,000, और एसेट साइड में दिख रहा है पी का करेंट अकाउंट, ठीक है। अब उसको इधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ना मेरा जगह कम हो सकता है, मैं काम करते हैं इधर करेंट अकाउंट वर्किंग मोड में बनाते हैं। अगर तुम लोग वहां पर भी लिखोगे तो भी चलेगा, कैपिटल में ही ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये हम वर्किंग नोट में इसीलिए बना रहे क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें अलग से ये बनाने नहीं बोला था। लास्ट दिन एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, उसमें बोला था कि ये सेपरेटली बनाओ। अब इसको बनाने नहीं बोला है, तो या तो रफ में दिखा दो या तो फिर कैपिटल में ही दिखा सकते हैं, ठीक है। तो करेंट अकाउंट का ये कैसा बैलेंस है, पॉजिटिव की नेगेटिव? एसेट साइड में है तो नेगेटिव, तो किधर जाएगा? टू बैलेंस बीडी 10,000। तो ये देखो हम लोग का इधर वाला सारा चीज हम लोगों ने लिख लिया, ये खाली हो गया। अब इधर कैपिटल, कैपिटल का कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, ये क्रेडिट बैलेंस है तो बाई साइड ब्रॉट डाउन होगा 1 लाख और 50,000, पी का 1 लाख और क्यू का 50,000, बाई बैलेंस बीडी 1 लाख और 50,000।
अब इसके बाद है क्रेडिटर। क्रेडिटर कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन। ठीक है, तो इधर आ जाओ, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज क्रेडिटर। क्रेडिटर है 20,000। फिर है देखो क्यू का करेंट अकाउंट। तो क्यू का करेंट अकाउंट पॉजिटिव है, करेंट अकाउंट में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 10,000। बाई बैलेंस बीडी 10,000। बाई बैलेंस बीडी 10,000। इसके बाद देखो रिजर्व है, तो रिजर्व किसको बिलोंग करता है? पार्टनर को। तो कौन से अकाउंट में देंगे? पार्टनर का तो दो बना रखे हैं, कैपिटल और करेंट। करेंट में देंगे क्योंकि ये तो हमारा क्या मेथड है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होने से जो भी पार्टनर को बिलोंग करता है वो कहाँ देना होता है? इसमें तो यहाँ देना पड़ेगा बाई रिजर्व। ठीक है। अच्छा, ये बोला था हम लोगों को 15,000। रेशियो क्या था? इक्वल। तो 15 का कितना? 7,500। 7,500 होना चाहिए। 7,500 7,500। अच्छा, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, लास्ट दिन भी एक बैंक ओवरड्राफ्ट आया था, उसको मैंने बोला था कि बैंक अकाउंट में दिखा दो। ठीक है, वो भी दिखा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी बैंक अकाउंट में हमारा पॉजिटिव है। इधर हम लोग चाहे वो भी दिखा सकते हैं। और एक चीज भी होता है, अगर हम लोग उसको लाइबिलिटीज में भी दिखा दे, क्योंकि वो तो पे ऑफ करने वाला चीज आउटसाइडर लाइबिलिटी तो भी होगा। तो हम वो वाला क्वेश्चन एक बार तुम लोग को दिखाते। कौन से क्वेश्चन में था याद है तुम लोग को? बीओडी। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 3 में था। 3 में था, मुझे नहीं लगता। मुझे याद नहीं आ रहा है। 3 में था। 2। हाँ, उसमें था ना, 3 में था। नहीं किया हम लोगों ने वो। नहीं किया, लास्ट दिन ही तो आया था एक ऐसा क्वेश्चन। हाँ, ये तो 44,330 ये वाला देखो। ये वाला कौन सा नंबर है इनको देखते? 2। हाँ, देखो यहाँ पर अगर हम लोग बीओटी लिख देते हैं तो भी हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। देखो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बीओटी लिख देते हैं, जैसे कि अभी हम लिखवाने वाले, क्योंकि इसमें बीओटी भी है और ऊपर से कैश का पॉजिटिव बैलेंस भी है, दोनों को ही लिखा जा सकता है। लेकिन इसको हम आउटसाइडर लाइबिलिटी अगर माने, दोनों तरीके से किया जा सकता है, दोनों ठीक है। अगर हम ऐसे कर देते, क्योंकि अभी हम वैसे दिखाएंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। 44,330 था बीओडी। देखो अगर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ना 44,330, तो क्या चेंजेस होगा बोलो तो? यहाँ पर हम लोग टू बैंक बोल के बीओडी को क्या दिखाएंगे? पे ऑफ दिखाएंगे। ये देखो मुझे यहाँ थोड़ा जगह मिला, हम लिख दी। देखो अगर हम रियलाइजेशन में दिखाते हैं ये आउटसाइडर लाइबिलिटी बोल के, तो 44,330 इधर भी आया, 44,330 इधर भी आया। तो ओवरऑल आंसर में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब रियलाइजेशन लॉस मेरा उतना ही आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना ही होगा। चेंजेस बस एक चीज हो सकता है, ये वाला टोटल मेरा कितने से बढ़ जाएगा दोनों साइड? 44,330 से। ये समझ में आया? ठीक है, ये वाला मेरा चेंज होके कितना हो जाएगा, इसमें ऐड करके देखो तो कितना आता है? 44,330 प्लस 3,94,630। तो ये मेरा चेंज होके ऐसा हो जाएगा 4,38,960। ये भी चेंज करते हैं, अगर हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा 4,38,960। ये चेंज होगा, लेकिन ओवरऑल कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड तो सेम अमाउंट जा रहा है। ठीक है, अब कहाँ चेंज देखने को मिलेगा? जो मैंने ये रफली बनाया था, भले ही रफली बनाए, लेकिन इसमें चेंज क्या होगा? ये अमाउंट नहीं आएगा, मानते हैं ये अमाउंट यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी बोल के तब नहीं आएगा। तो उसके जगह एक सेकंड हम इसको काट के दिखाते हैं। देखो दोनों तरीके से होगा। अगर हम लोग ये वहां पर दिखाएंगे तो ये ब्रॉट डाउन नहीं करेंगे, उसके जगह ये एक्सपेंसेस पेड में ये अमाउंट ऐड हो जाएगा। उधर से जब टू बैंक आएगा तो इधर का टोटल बराबर वही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे भी किया जा सकता है, वैसे भी किया जा सकता है। लेकिन अगर मेरे पास कैश बैंक का पॉजिटिव बैलेंस भी है, नेगेटिव बैलेंस भी है, तो फिर बीओडी को मुझे रियलाइजेशन भी दिखा देना
चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर एक वो भी होगा कि इधर टू बैलेंस उधर बाई बैलेंस लिख सकते हैं, लेकिन उससे बेटर होगा कि हम लोग उसको बीओडी को पे ऑफ करके भी दिखा सकते हैं, तो ऐसे भी दिखाया जाता है, वो भी करेक्ट है। अगर हम लोग उसको वहां दिखाए, या फिर नेट करके भी दिखा सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव को नेट कर दिया, फिर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव दिखाओ बैंक अकाउंट में, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर बाई साइड में दिखाओ, वैसे भी हो सकता है। ये लिखने से भी होगा, जैसा लास्ट दिन किया था वैसा करने से भी होगा, क्योंकि यहाँ पर दो दो बैलेंस है तो दोनों का नेट करने से भी होगा। ये देखो 5,000 और इधर कितना था 30,000, तो उधर मुझे लिखना पड़ेगा 25,000, वैसे भी होगा। तो ठीक है, चलो बीओडी को यहाँ पर पे ऑफ करके भी दिखा सकते हैं, क्योंकि वो तो आउटसाइडर लाइबिलिटी है, तो रियलाइजेशन में भी वो आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बीओडी। ठीक है, तो बीओडी हम लोग का हो गया 5,000 सनरी लाइबिलिटीज, ठीक है। अच्छा, तीनों ट्रीटमेंट ही करेक्ट है, जैसा हम लोग करना चाहे। फिर यहाँ पर बोल रहे पी ने 50% स्टॉक टेक ओवर कर लिया, तो क्या एंट्री होगा? 10% लेस में किया है, वो तो देखते हैं कितना होगा। पहले एंट्री क्या होगा? पी अगर स्टॉक टेक ओवर करे, अगर स्टॉक बिक जाता तो बैंक टू रियलाइजेशन होता, तो पी ले रहा है तो क्या एंट्री होगा? पी टू Please capital रियलाइज, account debit to realization. हाँ, लेकिन कैपिटल नहीं होगा, करेंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? करेंट अकाउंट, क्योंकि अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो सब कुछ कहां से ट्रांजैक्शन होगा? करेंट अकाउंट। प्लीज करेंट अकाउंट, यहाँ पर स्टॉक टेकन। अच्छा, अब ये स्टॉक कितना लेने का बात हुआ है? देखो, स्टॉक बोल रहा है 50% लिया जाएगा, मतलब 35,000 का 50%, यहाँ पर ही दिखा देते कैलकुलेशन करके। 35,000 का 50%, वो भी 10% कम में लेना है, यानी 90% में लेना है। तो यहाँ पर देख लो कितना आया था, अभी किया था हमने 18,750, ओ 15,000, 15,750। अब करेंट अकाउंट में इसका क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं, जो वर्किंग नोट में बना है वहां पर क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन 15,750, टू रियलाइजेशन स्टॉक टेकन 15,750। फिर नेक्स्ट देखो, बोल रहा है रिमेनिंग स्टॉक बिक गया है 15% गेन में, तो रिमेनिंग स्टॉक कितना होगा? वही 17,500। अच्छा, एंट्री क्या होगा? अगर स्टॉक बिक गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बाय बैंक। स्टॉक बोल के लिख देंगे, स्टॉक बिक गया है 17, ये देखो 35,000 का 50% इंटू 115%, ये करने से आ जाएगा। 15% एक्स्ट्रा में बिका है तो 17,500, उस पे और 115%, 20,125। अब ये बैंक अकाउंट में पोस्ट कर देंगे टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन स्टॉक 20,125। उसके बाद देखते हैं क्या बिक रहा है। देखो, यहाँ पर बोल रहे हैं फर्नीचर 30,000 में और मशीन 50,000 में, तो यहाँ पर वही बाय बैंक के नीचे लिखेंगे फर्नीचर और मशीन। ठीक है, लिखो फर्नीचर और मशीन। एक बिक रहा है 30,000, फर्नीचर 30,000 और मशीन जो है वो 50,000। अच्छा, तो ये भी उधर लिख देते हैं, फर्नीचर और मशीन 30-50, फर्नीचर और मशीन। अगर तुम लोग चाहो तो टोटल करके भी लिख सकते हो, फर्नीचर 30 और वो हो गया 50,000। और देखते हैं क्या बिका है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था जो 25,000 में, तो इन्वेस्टमेंट 25,000 इधर भी लिख देंगे उधर भी लिख देंगे, मतलब बैंक टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पर हो गया इन्वेस्टमेंट 25,000, यहाँ पर भी लिख देंगे इन्वेस्टमेंट 25,000। फिर
डेटर 90% रियलाइज हुआ है एंड 1245 वेर रिकवर्ड फॉर बैड रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। तो डेटर का कैलकुलेशन कैसे होगा? 90% रियलाइज हुआ है और बैड डेट भी बता दिया है, तो डेटर का अमाउंट देखो रियलाइजेशन में तुम लोग को दिखेगा डेटर का है, हाँ 25,000। अब बोलो फिर डेटर से कितना मिलेगा? ये जो डिटेल्स दिया हुआ है डेटर का यहाँ से यहाँ तक सोच के मुझे बताओ, फिर डेटर का क्या डिटेल्स मतलब कितना रिसीव होगा? ये बैड डेप्ट रिकवर बोला है, अच्छा रिकवर बोला है, ठीक है। तो फिर बैड डेप्ट रिकवर वो भी रिसीव होगा और डेटर 90%, तो डेटर कितना रिसीव होगा टोटल करके? तो डेटर से रिसीव होगा इसका 90% सीधा सीधा, ठीक है। मुझे लगा ये बैड डेप्ट है, अगर बैड डेप्ट होता तो लेस हो जाता फिर 90%। ये बोल रहा बैड डेप्ट रिकवर, तो ये तो आएगा ही, प्लस ये वाला भी आ जाएगा 1245, ठीक है। तो एक लिखेंगे डेटर बोल के, एक लिखेंगे बैड डेप्ट रिकवर। एक डेटर, डेटर हम लोग का 25,000 का 90%, 22,500, और एक हो जाएगा बैड डेट रिकवर। मैंने शॉर्ट में लिखा है बैड डेट रिकवर 1245। ये हम लोग को वहां भी लिखना पड़ेगा कैश बैंक अकाउंट में, ठीक है। 22,500 और 1245, 22,500 और 1245, ठीक है। ये मेरा हो गया डेटर और ये बैड डेट रिकवर क्रॉस पोस्टिंग। इसके बाद देखो आउटस्टैंडिंग बिल था रिपेयर का 2,000, तो ये बोला है कि पे ऑफ करना है, हैड टू बी पेड, पे हो गया है, तो ये टू बैंक बोल के आएगा, रियलाइजेशन टू बैंक। आउटस्टैंडिंग बिल, आउटस्टैंडिंग बिल 2,000, और ये हम लोग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बाई रियलाइजेशन बोल के आउटस्टैंडिंग बिल, बाई रियलाइजेशन आउटस्टैंडिंग बिल 2,000। और देखो इसमें बोल रहा है बस हो गया, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बस कंप्लीट, और कुछ नहीं। अच्छा अब हम लोग को देख लेना है क्या ऐसा कोई लाइबिलिटी है जो हम लोगों ने लिखा है लेकिन पे ऑफ नहीं किया है। देखो क्रेडिटर पे ऑफ नहीं हुआ है, तो नहीं भी बोलेगा तो हमें क्या करना है, बुक वैल्यू पे पे ऑफ करना है, बीओडी भी बुक वैल्यू पे ऑफ करना है। तो क्रेडिटर 20,000, बीओडी 5,000, तो ये दोनों फिर वहां बैंक अकाउंट में भी चला जाएगा, क्रेडिटर और बीओडी बोल के 20,000 और 5,000, ठीक है। क्रेडिटर और बीओडी, क्रेडिटर और बीओडी 20,000 और 5,000, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग को क्लोज करना है रियलाइजेशन अकाउंट और देखेंगे वहां पर प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है। चेक करो कितना आ रहा है प्रॉफिट या लॉस, टोटल भी देखो और प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है, और उसको 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। 2,05,000 टोटल, 1,89,620। नहीं प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट तो आ रहा है 2620, मतलब 2,620। एक बार टोटल देखो कितना हो गया। इधर का टोटल देखो कितना। 1,89,620. 89,620, ये आना चाहिए, ये आ रहा है।
प्रॉफिट वाइज करते पीस कैपिटल और क्यूज प्रॉफिट है प्रॉफिट होते 2620 2620 और इसको हम लोग को आधा आधा कर लेंगे। आधा आधा करने से कितना हो 1310 और 1310 देखो ये आना चाहिए, ये आ रहा है 2620 आ रहा है ना। अच्छा अब अच्छा ये मैंने कैपिटल लिख दिया, ये क्या लिखना चाहिए था, कैपिटल नहीं करेंट अकाउंट। प्रॉफिट तो करेंट अकाउंट में जाना चाहिए, ठीक है। तो अब ये प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करते रियलाइजेशन का करेंट अकाउंट में। तो करेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाई रियलाइजेशन लिखो, बाई रियलाइजेशन 1310 और 1310 बाई रियलाइजेशन प्रॉफिट 1310 और 1310। अच्छा अब ये करेंट अकाउंट में कुछ जाएगा, मुझे तो नहीं लग रहा और कुछ जाने वाला है। अब इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करके बैलेंस जिधर भी आएगा क्या लिखना पड़ेगा, बाई या टू जिधर भी आएगा क्या लिखेंगे, कैपिटल, कैपिटल में ट्रांसफर। तो क्यू का तो इधर ही आएगा, दिख रहा है, इसका इधर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो क्यू का इधर आ जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पर टू कैपिटल, इधर ही बैलेंस आएगा। पी का बस चेक करना है, क्यू का इसका टोटल 10 और 17,500 18 बैलेंस। पी का कितना 69 इधर आ रहा है ना, 16,940 और ये आ रहा है 1810 18,810 इधर भी आ जाएगा 18,810 और ये टोटल करने पे आ जाएगा 25,750। तो इधर बैलेंस आने से ये भी फिर 25,750 आया होगा। अच्छा अब ये कैपिटल का बैलेंस हम लोग मतलब करेंट अकाउंट का बैलेंस हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और अगर ये पूरा डेटा हम लोग कैपिटल में लिखते तो ये सभी नाम से चला जाता, ठीक है। और वहां पर बैलेंस जो है इस ये पूरा ऐसे ही जाता, ये जो बाई बैलेंस बीडी है इसके जगह होता बाई करेंट अकाउंट और टू करेंट अकाउंट बोल के, अगर हम लोग वहां दिखाते, ठीक है। वैसे मेरा जगह बड़ा ही था, दिखा सकते, लेकिन ठीक है चलो अब यहाँ कर लिया, इसको बाई कैपिटल लिखने के। हाँ वहां ट्रांसफर करो, टू क्या लिखेंगे, टू, हाँ टू करेंट अकाउंट पी के कॉलम में जाएगा और बाई करेंट अकाउंट क्यू के कॉलम में जाएगा। 18,810 और ये आ रहा है 16,940। अब इसको क्लोज करेंगे तो जो भी जिनको पेबल है टू बैंक होगा, जिनका रिसीवेबल है उनका बाई बैंक। 1 लाख तो पी को मिलेगा बिजनेस से पैसा, क्योंकि उसका ये माइनस होने के बाद भी उसको पैसा बिजनेस से मिलेगा, तो बिजनेस से बैंक आउट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। देख लो कितना है, 8360 है। और क्यू को भी मिलेगा, उसका दोनों ही पॉजिटिव है, 68,810 68,810। अब हम लोगों को बैंक अकाउंट में ये ट्रांसफर करना है, बाई पीस कैपिटल बाई क्यूज कैपिटल बोल के ये दोनों है, ये जो भी बैलेंस करके आए बाई पीस कैपिटल बाई क्यूज कैपिटल। पीस कैपिटल कितना होगा 8360 और ये वाला हुआ 68,810। अब सही बना है तो ये हम लोग का टैली हो जाएगा। इसका टोटल कर लेते, इसको मैंने साइड में लिखा 2125 प्लस 80
1,05,000 टोटल बैंक का। 1,78,870 इधर आ रहा है 1,78,000। प्लस 1240 148,870 इधर का टोटल ये एसेट और 30 ऐड हो जाएगा तो वही आएगा 178,870 और इधर का तो आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो बीओडी का वैसा हम लोग कर सकते हैं, अगर यहाँ लिखते नेट करके लिखते वो भी चलेगा, वहां लिखोगे वो भी चलेगा। अच्छा, अब हम लोग सीखेंगे पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये डिसोल्यूशन का हम लोग का ये अकाउंट बनाने वाला कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग अकाउंट और नहीं बनाएंगे, अब हम लोग सीखेंगे पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें दो मेथड होता है। ये पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है देखो हम बताते हैं। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें ना कोई डेबिट क्रेडिट वाला बात नहीं होगा जैसे अकाउंट्स में होता है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनेगा। तो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का दो मेथड होता है। एक होता है मैक्सिमम लॉस मेथड, मैक्सिमम लॉस मेथड, और दूसरा होता है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। ये तो 12 में तुम लोगों ने नहीं किया होगा, क्योंकि पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन तो 12 में नहीं होता, नहीं होता कॉलेज में। अच्छा, आज हम लोग ये वाला पढ़ेंगे मैक्सिमम लॉस मेथड, ठीक है। तो एक्चुअली क्यों ये वाला मेथड जो है लाया गया, देखो क्या होता है ना, एसेट हमें बेचना तो है, लेकिन प्रैक्टिकली सोच के देखो, अगर किसी बिजनेस का 20-30 एसेट है या 100 एसेट है, क्या वो एक दिन में बिक जाएगा? एक साल भी लग सकता है, कभी कभी 5 साल भी लग सकता है, उससे ज्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि कैसा उनके पास एसेट है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में जैसे धीरे धीरे एसेट बिकना स्टार्ट होगा, इसीलिए इसका नाम क्या दिया है, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। पैसा आएगा तब ना हम लोग आउटसाइडर को पे करेंगे। तो बोल रहे जैसे पीस में आ रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा हिस्से में आएगा, डिपेंड करेगा कि कौन सा एसेट कब बिक रहा है, उस हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम लॉस मेथड क्या है, देखो मैक्सिमम लॉस मेथड में क्या होगा कि हम लोगों को क्या करना है, ये अप्लाई किस पे होता है, ये पार्टनर्स कैपिटल पे अप्लाई, ठीक है। पार्टनर्स का कैपिटल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें अप्लाई होगा। तो एक्चुअली जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, देखो सबसे पहले डिसोल्यूशन में क्या होता है, अगर हम लोग इसको एक टाइमलाइन की तरह दिखाए, डिसोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एसेट को क्या करेंगे, सेल, ठीक है। तभी तो पैसा पे करेंगे, एसेट को सेल करेंगे। एसेट सेल करने से हमें कुछ ना कुछ अमाउंट क्या होगा, रियलाइज होता है, ठीक है। अब जो अमाउंट रियलाइज हुआ वो हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, जिनको पे करना है सब। अब इसमें ऑर्डर ऑफ पेमेंट होता है, कब किसको पेमेंट करना है, नहीं तो बात सब झगड़ने लगेंगे, भाई एसेट बिक गया मुझे पैसा दे दो। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट होता है। तो कैसे करके पेमेंट होता है, सबसे पहले पेमेंट करना पड़ता है रियलाइजेशन एक्सपेंस का, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का सबसे पहले हमें पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें करना पड़ेगा आउटसाइडर लाइबिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, ठीक है। ये पेमेंट मतलब लाइन पे लगना है, ठीक है। पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस, क्योंकि देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस क्यों, ये लॉजिक है, क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंस पे नहीं करेंगे तो जो रियलाइजेशन का काम करवा रहा है वही अगर काम नहीं करेगा, जैसे मान लो एसेट बिकवाने का काम या कोई लॉयर को अपॉइंट किए, तो फिर एसेट तो बिकने से वैसे भी रहा, तो ये तो पहले क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इंसान तो इसी काम के लिए आ रहा है ना। फिर आउटसाइडर लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड नंबर पे बारी आएगा इनसाइडर लाइबिलिटीज। इनसाइड लाइबिलिटीज लिख देते हैं, इनसाइड लाइबिलिटीज पे ऑफ। इनसाइड लाइबिलिटी का मतलब पार्टनर लोगों से लिया गया कोई लाइबिलिटी, जैसे कि पार्टनर से लिया गया
लोन, ठीक है। और उसके बाद अगर पैसा बचेगा तो पार्टनर का कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब पार्टनर ने बिजनेस में जो लगाया था वो पे कर। ये जो सीक्वेंस है इसमें हम लोगों को एसेट को, जो एसेट का रिकवरी होगा वो पे करना है। अब जब पार्टनर के कैपिटल को पे ऑफ करेंगे ना, तब ये दो मेथड लगाना है। जैसे कि दो मेथड का नाम क्या है, मैक्सिमम लॉस मेथड और उसके बाद हाँ हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, ये अप्लाई करना है यहां पर। अब देखो एक एग्जाम्पल से पहले हम समझाते हैं, फिर क्वेश्चन जो है हम लोग पीडीएफ से लेंगे, ठीक है। तो पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मान लो हम लोग का एसेट जो है, एसेट का ना हमें क्वेश्चन में डेट दे देगा कब कौन सा एसेट बिक रहा है, तो हमें पता चल जाएगा पहले कौन सा बिक रहा है और बाद में कौन सा बिक रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना हम लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं, ठीक है। तो एसेट 1 बेच के आ रहा है 5000, एसेट 2 बेच के आ रहा है मान लो 7000, एसेट 3 बेच के आ रहा है 10,000, ठीक है। और एसेट 4 बेच के आ रहा है 25,000। यहाँ पर मैंने डेट वेट नहीं दिया है, ये जो नंबरिंग है उससे पता चलेगा कि पहले कौन सा बिक रहा है और बाद में कौन सा बिक रहा है, तो सबसे पहले ये बिकेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस मान लो वो है 1500 रुपीज, ठीक है। क्रेडिटर है मान लो 8000, ठीक है। और पार्टनर्स लोन है 2500 और पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी 15,000, 25,000 और 28,000। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लो 2:1 है, ठीक है। पहले इस एग्जांपल से हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। अच्छा, अब जब हम लोग अभी मैंने बताया तुम लोग को सीक्वेंस, सबसे पहले बोलो इसमें कौन सा एसेट बिकेगा। A1, क्योंकि मैंने डेट नहीं दिया है, क्वेश्चन में डेट रहेगा तो जो 1 है वो पहले बिकेगा, तो सबसे पहले एसेट कौन सा बिक जाएगा 5,000। ये बिकने से ही सबसे पहले मुझे क्या पेमेंट करना पड़ेगा, डिसोल्यूशन का एक्सपेंस, ठीक है। तो देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसमें सोल्यूशन इसका एक पैटर्न होता है वैसे लिखेंगे, अभी हम रफली समझाने के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे एसेट बेचना पड़ेगा, तो रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट 1, ठीक है। अब एक एक करके एसेट बिकेगा, क्वेश्चन मुझे डेट बता देगा। तो पहला एसेट बिक गया, मुझे मिल गया 5,000, तो अब मुझे पे ऑफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या पे करेंगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। तो यहां से ले यहां पर दिखा देते हैं पेमेंट कौन सा करेंगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। अच्छा कितना था बोलो, कितना लिया था। अच्छा तो 1500 पे कर दो, क्या कुछ बच जाएगा, बैलेंस बचेगा कितना 3,500। अच्छा इसके बाद किसका बारी है, अभी पैसा पड़ा हुआ है फर्स्ट एसेट का, इसके बाद किसका बारी है, क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को कितना दे सकते हैं इस एसेट से, उतना ही दे सकते क्योंकि मेरे पास तो उससे ज्यादा है ही नहीं। देना उसको 8,000 है, लेकिन अभी जो रिकवर हुआ है उससे हम कितना दे सकते हैं। हाँ तो लिखो पेमेंट क्रेडिटर को मिल जाएगा 3,500, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 0, ठीक है। मतलब पहले वाले एसेट से जो रिकवर हुआ और हमारे पास कुछ बचा हुआ नहीं है, और उससे हम लोगों ने क्या पे कर दिया, डिसोल्यूशन फुल्ली पे कर दिया है ना। और क्रेडिटर को कितना पे किया, सिर्फ और सिर्फ 3,500। तो क्रेडिटर का बैलेंस ड्यू अभी भी कितना है, यहाँ साइड में लिख के दिखाते हैं। क्रेडिटर के इस लाइन में बैलेंस ड्यू बोलो कितना है, हाँ 8,000 माइनस 3,500 यानी कि 4,500। तो अब जैसे ही एसेट रिकवर होगा फर्स्ट किसको पेमेंट मिलेगा,
क्रेडिटर को कितना देना पड़ेगा 4500, ठीक है। तो देखो सेकेंड एसेट बिकेगा, ये बिक गया, सेकेंड एसेट बिकेगा तो 7000, तो यहाँ पर लिखते हैं रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट 2, तो 7000। क्या इससे हम लोग क्रेडिटर को दे सकते हैं? आराम से दे सकते हैं, ठीक है। देने के बाद भी बच जाए, क्रेडिटर कितना देंगे? जितना बैलेंस है। अब गलती से वो 8000 नहीं करना है हम लोग को, कितना 8000 में तो 3500 दे चुके हैं ना, तो 4500 करना है। अब कितना बचेगा 4000, 3000, हाँ तभी तो 7 हो। हाँ अच्छा, ये हमारा बैलेंस बच गया। अच्छा अब किसका बारी है पैसा मिलने का? अब किसका बारी है बोलो? क्रेडिटर खत्म, ये भी खत्म। पार्टनर लोन कितना है? मेरे पास पैसा भी कितना है, पूरा देके ये खत्म कर देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर पेमेंट कर दो पार्टनर्स को, पेमेंट हो गया पार्टनर्स लोन 2500, तो यहाँ पर 0 हो गया। तो देखो हम लोग का आउटसाइडर लाइबिलिटी पूरा खत्म। अब क्या बाकी है हमारे पास? पार्टनर्स कैपिटल। अब उसको देने के लिए ये मेथड हमें सीखना पड़ेगा, मैक्सिमम लॉस मेथड। इसमें क्या होता है, ठीक है। तो हम लोगों का ये एसेट और ये एसेट बिका है। अब पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये अभी ऐसे दिखाए, लेकिन हम लोग जब करेंगे तो वो स्टेटमेंट वाइज करेंगे, ऐसे लाइन लाइन बाय लाइन, ठीक है। अच्छा अब हम लोग मैक्सिमम लॉस मेथड को अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब जो भी पैसा है वो पार्टनर के कैपिटल को पे करने के लिए जाएगा। तो उसमें कैसे कॉलम बनाओगे? लिखो पर्टिकुलर्स ए बी और सी, और यहाँ एक टोटल कॉलम भी कर। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस ऑफ कैपिटल, मतलब पार्टनर लोगों का कितना कैपिटल का बैलेंस है जो हमें पे ऑफ करना है। बैलेंस ऑफ कैपिटल ये लिखना पड़ेगा, तो वो देख देख के लिखो कितना है। हाँ 15, 25 और 25, तो टोटल में कितना जाएगा? 25, 25, 50, 60। अच्छा ये 20, और नहीं दोनों ही 25 कर, ये इसको ना 25 कर, तो कितना हो जाएगा 65,000, ठीक है। अच्छा तो ये अमाउंट क्या है बोलो तो? पार्टनर लोगों को क्या करना है? फर्म से ये पैसा मिलेगा कि उनको देना है? मिलेगा, ठीक है। ये सब पेएबल अमाउंट है। अच्छा अब ये मैक्सिमम लॉस मेथड जिस तरीके से सोचा गया है वो ऐसा है कि देखो ये तो एसेट बिक गया, अब थर्ड नंबर किसका बारी है? ये एसेट बिकने का। अब मैक्सिमम लॉस मेथड ये बोल रहा है कि मान लो कि A3 के बाद और कोई एसेट बिकेगा नहीं, वो तो मुझे पता है कि यहाँ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बिका है, लेकिन मैक्सिमम लॉस मेथड ये बोल रहा है जब एसेट बिका फर्स्ट टाइम, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल पे ऑफ होने वाला है, मान लो कि उसके बाद और कोई एसेट हमारा बिकेगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो अभी पार्टनर्स कैपिटल पे करने के लिए हमारे पास कितने का एसेट बिका है? 10,000, लेकिन हमें पे टोटल कितना करना है? तो फिर अगर हमारा एसेट आगे ना बिका तो कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है पार्टनर लोग? इसीलिए इसका नाम क्या है? मैक्सिमम लॉस मेथड। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है पहले, कि अगर अभी जो एसेट बिका है जिससे हम पार्टनर को पे कर पा रहे, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल तब तक पे नहीं होगा जब तक रियलाइजेशन एक्सपेंस पूरा पे नहीं हो जाता है, आउटसाइडर लाइबिलिटी उसके बाद, और थर्ड नंबर पे इनसाइडर लाइबिलिटी, उसके बाद बारी आएगा पार्टनर्स कैपिटल का। तो हम लोग देखेंगे टोटल कितना पे करना है और हमारे पास अवेलेबल कितना है। तो ये पूरा नहीं जोड़ना है हमें, अवेलेबल हमारा क्या है? जो एसेट करेंटली अभी हमारा सेलेबल पोजीशन पे है। तो 10,000 हम लोग पे कर सकते हैं, जबकि हमें जरूरत कितने का था? 65। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा मैक्सिमम लॉस, इसीलिए मेथड का नाम है मैक्सिमम लॉस मेथड। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम लॉस, ठीक है। वो कितना हो जाएगा? 65,000 माइनस 10,000, ठीक है। तो कितना हो गया? हम यहाँ पर पहले टोटल कॉलम में लिख रहे हैं 55,000, ठीक है।
और ये लॉस को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके अंदर, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देखो तो कितना आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ लिख देते 2:1 है, ऐसे करके लिखते हैं। हाँ 22,000, फिर उसके बाद फिर से 22,000, फिर उसके बाद 11,000। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा। एक्चुअली देखो ये मेथड क्यों होता है, बिकॉज 2:1 2:1 ही था, तो यहाँ पर ये मेथड इसीलिए होता है ताकि ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने पे किसी पार्टनर को ज्यादा भी नहीं मिलेगा, किसी पार्टनर को कम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ए को देना, ए को फर्म से कितना मिलता, मतलब फर्म की तरफ से देखो तो ए को पेबल कितना था, ठीक है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि ए को कितना लॉस बेयर करना पड़ेगा, 22,000। मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि ए से हमें कितना मिलेगा लॉस बेयर करने का, मतलब तो ए फर्म को देगा रिसीवेबल। ये क्या है, ये तीनों ही तो पेबल अमाउंट है, और ये तीनों फिर क्या निकल के आ गया, रिसीवेबल। क्योंकि अगर हम पार्टनर को बोल रहे हैं भाई लॉस है तो उनको तो पैसा लेके आना पड़ेगा, तो इन दोनों का एडजस्टमेंट करो, पेबल इतना रिसीवेबल इतना, तो एडजस्ट करने से जो आंसर आएगा वो रिसीवेबल आएगा। बोलो कितना आ रहा है, 7,000। उसके बाद 3,000। उसके बाद अच्छा, टोटल लिखने का ठीक है, जरूरत नहीं है। अब देखो लेकिन हम लोग तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे, क्या हम लोग पैसा मांगने गए थे, मतलब ये जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं इसमें तो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं, ना कि पार्टनर को पैसा लाने के लिए बोलेंगे। जितना दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे उनका लॉस हो जाएगा, उनको कुछ लाने के लिए तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो 7,000 इसको यहाँ पर लिखो, लिखो ये हो जाएगा नेट, क्या आ रहा है, या तो किसी का पेबल आ रहा है या किसी से क्या आ रहा है, रिकवरेबल। किसका रिकवरेबल आ गया, ए का, ये देखो नेगेटिव में आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये देखो ये नेगेटिव में क्यों है, सिंपल सा बात है, ये लॉस है ना, तो ये सब क्या है, नेगेटिव में है। तो ये बड़ा अमाउंट है तो ये माइनस में आएगा, ये दोनों में ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये दोनों में ये पॉजिटिव है तो ये हम लोग का पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा नेट पेबल या नेट रिसीवेबल ऐसा आ रहा है, तो हर एक पार्टनर का अलग अलग आ रहा है, किसी का नेट पेबल आ रहा है, किसी का नेट रिसीवेबल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन हम लोग ए को ये नहीं बोल सकते कि तुम पेमेंट लेके आओ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने बैठे हैं, ना कि उनसे मांगने बैठे हैं। तो ए का जो डेफिसिट हो रहा है वो कौन बेयर करेगा, ये दो पार्ट, ठीक है। ए का जो डेफिसिट हो रहा है वो कौन बेयर करेगा, ये दो पार्टनर बेयर करेगा। तो लिखो डेफिशिएंसी ऑफ ए, डेफिशिएंसी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटेड टू बी एंड सी इन, अब ये कौन से रेशियो में होगा, कैपिटल रेशियो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वो इंसॉल्वेंसी वाला बात आ रहा है, ठीक है, कैपिटल रेशियो में होगा। तो बी और सी का कैपिटल रेशियो ये देखो 1:1, ठीक है। तो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें नेगेटिव 7,000 के वैल्यू को, तो कितना कितना आएगा, यहाँ 3,500, यहाँ पर भी 3,500। नेगेटिव वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो मैंने यहाँ नेगेटिव में लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अगर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7,000 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, फिर इसका कितना हो जाएगा 0, इसका 500 नेगेटिव, फिर इसका 10,000, 10 हो रहा है कि 11, 10,500, ठीक है। तो 10,500, तो देखो जो नेगेटिव आया उसका क्या हो जाएगा, फिर से डेफिशिएंसी, नेगेटिव आने से क्या होगा, डेफिशिएंसी। तो क्यों, देखो क्योंकि ये हमारा क्या था, रिसीवेबल, ये क्या था, पेएबल, ये क्या था, पेएबल। अच्छा ये मेरा क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये मेरा क्या निकल के आ गया, नेगेटिव जो आया वो क्या आ जाएगा, रिसीवेबल, और ये क्या आ गया, पेएबल। अब ये डेफिशिएंसी जो है इसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने अंदर, जो पॉजिटिव दिख रहा है कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सी। तो लिखो डेफिशिएंसी ऑफ बी, ट्रांसफर लिख देते क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट लिखने का तो कोई मतलब नहीं, डिस्ट्रीब्यूट तब होता है जब मोर देन वन होगा, ठीक है।
तो ट्रांसफर टू सी, डायरेक्टली ये सी को ट्रांसफर हो जाएगा। तो सी ये है, यहाँ पर 500 चला जाएगा, इसका 500 पॉजिटिव हो गया, ठीक है, इससे यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना बन गया 0, फिर ये 0 और इधर वाला 10 था, ठीक है। ये अमाउंट पेड टू क्या निकला, ये कौन बच रहा है सी, तो ये हो गया, ये पेबल हो गया ना, पॉजिटिव में आया, तो अमाउंट पेड टू क्या हो जाएगा सी, ठीक है। ये हम लोग क्या लिखेंगे, अमाउंट पेड टू सी। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ये पेबल आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं, ऐसे करके हमारा यहाँ पर देखो सी का अमाउंट पेबल आ गया 10,000। अब 7th नंबर में हम लोग लिखेंगे, लिखो बैलेंस ऑफ कैपिटल। अब एक ही बचा ना, फिर से हम लोग बैलेंस चेक करेंगे। देखो एक ही बचा कि सी को हमें 10,000 देना है, ठीक है। अब देखो क्यों यहाँ पर फिर से बैलेंस लिखेंगे, क्या हम लोग 10,000 के डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट में ये कर रहे थे, A3 10,000 था ना, तो फिर हम लोग सी को 10,000 तो दे सकते हैं। हम लोग सी को 10,000, क्योंकि हमारे पास तो 10,000 ही था ना, तो हम लोग सी को 10,000 दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग का बैलेंस ऑफ कैपिटल फिर क्या बचेगा, तो बोलो ए का कितना बचा, 15 का 15, और इसका कितना बचा, और इसका कितना दे सकते हैं, तो बचा कितना 15। तो लिखो बैलेंस ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे हम लोग, ए का बचा हुआ है अभी भी 15, ए को हम लोग कुछ भी नहीं दे पाए, लास्ट तक हम लोगों ने जो भी मेथड फॉलो किया उससे दिखा कि सिर्फ सी को 10,000 मिल रहा है। इसके बाद यहाँ 25,000, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 15,000, ठीक है। अच्छा, अभी इसका भी टोटल करो तब मैक्सिमम लॉस निकालेंगे। इधर टोटल कॉलम में 15 15 30 30 और 25 कितना हो गया 55,000, ठीक है। अब हम लोग फिर से चेक करेंगे कि अब कौन सा एसेट बिक रहा है। देखो सेम वही प्रोसेस फॉलो होते जाएगा। 25,000 A4, ठीक है, तो मुझे पे कितना करना है, लेकिन मेरे पास है कितना, फिर से निकालो मैक्सिमम लॉस, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा 55,000 माइनस 25,000 कितना हो जाएगा 30,000, ठीक है। अब ये लॉस किसको लेना पड़ेगा, सभी पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो 2:2:1 में, तो कितना हो जाएगा 12,000 और 6,000। हाँ हाँ, 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, 6,000। तुम लोग चाहो तो इसको नेगेटिव में भी लिख सकते हो, वो ऊपर वाला भी नेगेटिव में लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं, तुम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हो, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। तो ये लॉस है, इतना लॉस बेयर करना पड़ेगा। अच्छा, अब चेक करते हैं, देखो क्या बैलेंस आ रहा है, क्या आएगा, या तो नेट पेबल आएगा या तो नेट रिसीवेबल आएगा, ठीक है। तो नेट पेबल या फिर नेट रिकवरेबल या फिर रिसीवेबल, जो भी लिखना है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिकवरेबल जो है इस तरीके से, तो देखो 15,000 12,000 कितना हो गया 5,000, ये पॉजिटिव, और ये दोनों का कितना हो जाएगा पॉजिटिव, और ये कितना हो गया ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ पर सभी का क्या आया, पेबल की रिसीवेबल आया, ये गलत लिखा है ना मैंने, अच्छा अच्छा, ये कितना होगा सबका क्या आ गया पेबल, ठीक है, सबका पेबल आ गया। अच्छा, अब देखो टोटल करो तो पेबल कितना आ रहा है 13 + 9 + 3 कितना होता है, और वही तो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना था, मेरे पास पैसा कितना था 25, तो जैसे ही ऐसे आएगा वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग का कितना हो गया यहाँ पर, ये पे हो जाएगा, क्योंकि इसका टोटल कितना आ रहा है, मेरे पास था कितना 25 ही तो था ना, क्योंकि देखो मुझे पे कितना करना था 55, मेरे पास कितना था 25। और देखो सब जब पॉजिटिव आ गया तो ये सब चक्कर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन डेफिशिएंसी ये सब नहीं करना पड़ेगा, तो तीनों को इतना 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 करके मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, अब कौन सा है A5 जो कि 4,000 का है। अच्छा, अब क्या लिखना पड़ेगा, जब पेबल मेरा कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर से क्या लिखेंगे, बैलेंस ऑफ कैपिटल,
फिर से लिखना पड़ेगा, लिखो बैलेंस ऑफ कैपिटल। अब बोलो कितना बचेगा। तो ए का कैपिटल टोटल कितना बचा हुआ था स्टार्टिंग से लेके 15,000, उसमें अभी पे हुआ उसको फर्स्ट टाइम, कितना फिर बचेगा 12,000। बी का भी फर्स्ट टाइम पे हुआ, बी का कितना था 25, अभी कितना चला गया 13, तो कितना बचेगा 12। ठीक है। और सी का देखो, सी का 10,000 एक बार पे हुआ है, अभी 9,000, 19 माइनस हो जाएगा, कितना होगा 6 या हाँ 6,000। ठीक है। ये। अभी इतना हमें बैलेंस ऑफ कैपिटल है जो हमें पे करना है। अच्छा, इसका टोटल लगाओ 12 12 24 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग फिर से देखेंगे कि हम लोग का जो एसेट है वो कितने का है 4,000। तो अब तो लॉस होगा, अब तो कोई एसेट है भी नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम लॉस लिखेंगे, मैक्सिमम लॉस। बोलो कितना होगा 30,000 मुझे देना है, लेकिन अवेलेबल है कितना ओनली 4,000। तो मैक्सिमम लॉस माइनस करके देखो कितना होता है। हाँ, तो ये यहाँ पर लिख देंगे 26,000 और ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना होगा 2:1 में। ये हमेशा पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर वो वाला भी 10,400 ही होगा, 2:1 है तो। अच्छा, अब पेबल आएगा कि रिसीवेबल आएगा देख लेते हैं। नेट पेबल और रिकवरेबल जो भी आएगा, रिकवरेबल होगा तो हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे और पेबल होगा तो पॉजिटिव दिखाएंगे। तो मुझे तो लग रहा है सब पॉजिटिव ही है। 12,000 माइनस 10,400 कितना होगा 1,600। ये भी कितना हो जाएगा 1,600 और ये कितना होगा 800। 800। अब इसका अगर सभी पेबल आया है तो मेरा अमाउंट के साथ मैच हो जाना चाहिए 4,000 के साथ। तो देखो 1,600 प्लस 800 कितना होता है 4,000। तो 4,000 ही हम लोग दे सकते हैं, और तो दे भी नहीं सकते, ये क्लोज हो गया। अच्छा, अब बैलेंस ऑफ कैपिटल कितना आया वो उनका फाइनल लॉस होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट 13 नंबर पॉइंट पे मुझे लिखना है बैलेंस ऑफ कैपिटल। अब बताओ ए का कितना होगा, तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ उसको कब कब कितना पे हुआ। बैलेंस ऑफ कैपिटल बोलो कितना कितना आएगा ए का। हाँ 10,400 ए का आ रहा है, क्योंकि देखो सबसे पहले उसका कितना था देखो 15,000। पहले बार देखो पे कहां पर हुआ, पहले बार तो सिर्फ सी को गया। दूसरे बार ये देखो पेबल यहाँ पर आया 3,000, अभी कितना आया 160, सॉरी 1,600, मतलब 4,600 लेस हो जाएगा। तो 15,000 से 4,600 लेस करो कितना होगा देखो 10,400 ही होगा। चेक करके देखो 25,000 इसमें पहला बार कितना पे हुआ 13, फिर उसके बाद कितना पे हुआ 1,600, तो कितना हो जाएगा 14,600 माइनस करो। 25,000 से 14,600 कितना आ रहा है बी का, वो भी 10,400 आ रहा है। और सी का एक बार तो 10,000 पे हुआ फर्स्ट बार, बचा था फिर 15,000, 15,000 में 9,000 पे हो गया, कितना बचा 6,000, 6,000 से 800 पे हो गया। हाँ 5,200। तो और तो एसेट नहीं बिक रहा है क्योंकि हमारे पास कोई लिस्ट विस्ट है नहीं एसेट बेचने का, तो इसका मतलब ये हो गया फाइनल लॉस। ठीक है, इतना लॉस तो इनको बेयर करना ही पड़ेगा, बिजनेस बंद होने पे कुछ किया नहीं जा सकता है। ठीक है। अच्छा, इसका एक बार टोटल करो तो कितना आता है 86,000, 26,000। अच्छा, ये टोटल में मैंने लिखा 26,000। ठीक है। अच्छा, अब ये तो गया मेथड जिसको फॉलो इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर देखने वाला क्या था, मेथड को एक बार फिर से गो थ्रू कर देते। देखो सबसे पहले हमें देखना है कि पार्टनर को टोटल कितना देना है, और जो एसेट फर्स्ट टाइम अवेलेबल हो रहा है उसमें हमें देखना है कि हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है। तो जितना मिल रहा है उसके अलावा बाकी सब मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस को ऑलवेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो में। फिर हम लोग देखेंगे कि पेबल की रिसीवेबल, लेकिन हम लोग किसी पार्टनर को कुछ लाने के लिए बोल नहीं सकते, क्योंकि देखो वो तो ऐसे ही बैठे कि भाई जो मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा मेरा लॉस है। तो यहाँ पर अगर किसी पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस आ जाता है एडजस्ट करते हुए, तो वो बाकी पार्टनर कैसे बेयर करेगा, कैपिटल रेशियो में, ठीक है। अब ऐसे नेगेटिव जब तक पॉजिटिव नहीं हो रहा है हमें करते जाना है, नेगेटिव वैल्यू हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि हमें पेबल दिखाना है, रिसीवेबल नहीं दिखाना है, तो नेगेटिव हम लोग नहीं रख सकते जब तक पॉजिटिव नहीं आएगा। तो ऐसे करते हुए हमें दिखा कि हम लोग सी को कितना पे करें, वो फर्स्ट टाइम जो एसेट रियलाइज हुआ था 10,000, वो पूरा किसको चला गया, सी को। फिर उसके बाद सेम तरीके से रिपीट करेंगे, कितना कैपिटल का बैलेंस रहा, फिर सेकेंड एसेट से कितना लॉस हुआ, पेबल रिसीवेबल, इस तरीके से। अब इसका एक शॉर्टकट देखो क्या होता है, तुम लोग कोई भी बड़े क्वेश्चन में से अप्लाई कर सकते हो। एक बार ये सारे एसेट का टोटल करोगे कितना होता है, देखो तो ये जो एसेट है इसका टोटल करो तो मैम 51,000। 51,000 देखो। अच्छा, और ये सारे लाइबिलिटी का टोटल करो, ये सभी लाइबिलिटी का। हम्म। 77,000। 25 25 50 50 और ये हो गया 65 65 और यहाँ पर हो गया 3 68 68 69 हो रहा है ना, देखो ठीक से देखो। वो 28 नहीं करना है ना हम लोग को, उसको ठीक कर। हाँ वो 25 किया ना हम लोगों ने, उस हिसाब से देखो। नहीं शायद मेरा गलत भी हो सकता है, एक बार चेक कर लो ना कितना। हम्म। 99,500। अच्छा हम एक बार चेक कर, 1,500, 8,000, 2,500, पार्टनर्स लोन 2,500 था, और 50 और ये हो गया 65,000, 77। अच्छा पहले ठीक है 77। तो मेरा लाइबिलिटी इतना है, मेरे पास एसेट कितना है 51,000, तो हम मैक्सिमम कितना पे कर सकते हैं, चाहे किसी को भी पे करें, कितना पे कर सकते हैं मैक्सिमम, 51 ही पे कर सकते। तो मेरा लॉस कितने का, मतलब डेफिसिट कितने का जाएगा, माइनस करके 26, ठीक है। अब देखो तो वो जो टोटल लास्ट में आया फाइनल लॉस वो कितना आया, ये कोई भी क्वेश्चन में डायरेक्टली कर सकते हो कि लास्ट आंसर तुम लोग का कितना आना चाहिए 26,000, लेकिन वो तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, वो ओवरऑल निकलेगा, लेकिन उसमें पे करने का पैटर्न अलग है ना। लेकिन ओवरऑल आंसर ये होगा कि लास्ट लॉस कौन बेयर करेगा, नॉर्मली पार्टनर लोग ही करेगा, ऐसा नहीं होता है कि आउटसाइडर कोई पेमेंट नहीं कर पाए, इतना कम डेटा नहीं देता है, ठीक है। अगर उतना ही कम देगा तो फिर ये मेथड तो सिखाने का कोई मतलब है नहीं। देखो क्वेश्चन में तो जो एग्जाम का क्वेश्चन होगा वो तो मैक्सिमम लॉस मेथड को करने के लिए दिया जाएगा ना। तो अगर मेरे पास इतना ही डेफिसिट है कि हम आउटसाइडर को ही पे नहीं कर पा रहे, यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर मैक्सिमम लॉस मेथड तो अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, तो क्वेश्चन ऐसा कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में हमेशा ये सब पे हो जाएगा, लास्ट में देखा जाएगा कि पार्टनर को कैसे करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें। तो समझ में आया कैसे करके करना है। तो चलो एक क्वेश्चन यहाँ से तुम लोग का देख, 6 नंबर वाला क्वेश्चन, ये वाला देखो। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2। अच्छा इसके बाद बोला है कि their capital were 9,600, 6,000 और 8,400। After paying creditor the liabilities and asset of the firm were, बोल रहे कि क्रेडिटर को पे करने के बाद इतना लाइबिलिटी और इतना एसेट बचा हुआ है। एसेट रियलाइज्ड इन फुल इन ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड अबव। तो एसेट कैसे बिकेगा, बोल रहे कि जैसे यहाँ लिस्ट डाउन किया हुआ है वैसे लाइन बाय लाइन बिकेगा, मतलब पहले मिलेगा 1,000, फिर 2,000, फिर 1,200, फिर 4,000। बी क्या है, इंसॉल्वेंट है,
You are required to prepare a statement showing the distribution of cash as and when available, applying the maximum possible loss procedure. तो ये बता देगा क्वेश्चन में कि हमें कौन से मेथड से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो बोलो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें वो स्टेटमेंट बना के देना है, ठीक है, कि जहां पर हम लोग मैक्सिमम लॉस, तो मैक्सिमम लॉस मेथड तो बाद में आएगा, पहले क्या डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, आउटसाइडर को पेमेंट करना है। तो बोला आउटसाइडर में पहले कौन जाएगा, देखो लाइबिलिटी में लोन दिया है, एक बोला है स्पाउस ऑफ पार्टनर, एक बोला है पार्टनर लोन। हाँ वो पहले जाएगा और पार्टनर का लोन उसके बाद जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, कैपिटल, मतलब मैक्सिमम लॉस मेथड उसके बाद अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2 हम बताते हैं प्रॉपर फॉर्मेट कैसे होगा, ठीक है। वो तो मैंने समझाने के लिए बोल दिया, लेकिन वो एक ही लाइन में सारे फॉर्मेट को हमें दिखाना है, मतलब कैसे बनाना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए, ठीक है। छोटा छोटा करके लिखो, नहीं तो नहीं हो पाए। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट showing distribution of cash, distribution of cash। यहाँ पर लिखेंगे रियलाइजेशन, मतलब कौन सा एसेट रियलाइज हो रहा है, इसीलिए कॉलम का नाम मैंने दिया रियलाइजेशन। अच्छा अब यहाँ पर पेज ऐसे होगा ना, उस सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो कॉलम बनेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन के सीक्वेंस में बनना चाहिए। तो सबसे पहले क्या जाएगा, लोन फ्रॉम पार्टनर्स स्पाउस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं लोन फ्रॉम, इधर काफी सारा डेटा हो जाएगा तो फिर तुम लोग छोटा छोटा लिखो, पार्टनर्स अच्छा इसके बाद किसको पे होना चाहिए, हाँ पार्टनर का लोन, इसके बाद पार्टनर का लोन। तो लिखो लोन फ्रॉम पार्टनर। बस ये दो लाइबिलिटी था। क्रेडिटर को बोला है पे हो गया है, ठीक है, हमें पता भी नहीं कितना है, बोल रहे पे हो गया, तो ठीक है हमें उसका कुछ नहीं करना है। इसके बाद क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। अब लिखो पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, उसमें 3 नाम आ जाए, ए बी और सी, और इधर एक टोटल कॉल। जैसे यहाँ तो 2-3 डेटा था, अगर काफी ज्यादा डेटा हो तो और भी छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, बहुत सारा अगर पेबल अमाउंट हो, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि किसको कितना मिलना चाहिए, तो उसको देखो यहाँ प्रेजेंटेशन कैसे होगा, हम लोग लिखेंगे बैलेंस ड्यू, मतलब इनको कितना मिलेगा, इनको कितना मिलेगा, इनको कितना मिलेगा, तो इसको लिखेंगे बैलेंस ड्यू, ठीक है, कितना ड्यू है सबके। तो वो तो क्वेश्चन ही बताएगा, बैलेंस ड्यू गिवन होगा क्वेश्चन में, पार्टनर का 1000 और स्पाउस का 2000, तो ये हो गया 2000, यहाँ पे लिखेंगे 1000। अच्छा और कैपिटल देखो 9600, 6000 और 8400, तो 9600, उसके बाद 6000 और 8400, तो देखो टोटल कितना होगा, नहीं ज्यादा 27,000, ये टोटल हो गया बैलेंस ड्यू। अब पहला स्टेप हम लोग का क्या रहेगा, सबसे पहले किसको पे करेंगे, ये 2000 खत्म हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद 1000, फिर उसके बाद बाकी। अच्छा एसेट उसके लिए बिकना चाहिए, तो एसेट कैसे बिकेगा, बोला कि जैसे लिखा हुआ है ऑर्डर में वैसे बिकेगा, तो सबसे पहले क्या बिक जाएगा, इन्वेस्टमेंट, और मिलेगा कितना हमें 1000, तो इसके नीचे हम लोग ऐसे लिखेंगे सेल ऑफ
इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 1000 हुआ है तो 1000 किसको दे सकते हैं? सिर्फ एक ही पहले वाले को ही दे सकते, वो भी पूरा नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ 1000 ऐसे नेगेटिव दिखा दिया। अब बाकी कहीं पर भी हम लोग कुछ भी पे कर पा रहे हैं? नहीं। ठीक है, तो इसको ऐसे आप क्लोज कर देंगे तो क्या निकलेगा? फिर से बैलेंस ड्यू, फिर से बैलेंस ड्यू निकलेगा। तो ये वाला लोन का रहा 1000, इसका भी 1000, और पार्टनर लोगों का तो जितना था उतना सारा बचा हुआ। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एसेट बेचना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कौन सा एसेट बिकेगा? फर्नीचर। कितना है? 2000। तो लिखो सेल ऑफ फर्नीचर। 2000 बोला है तो बोलो कैसे करके डिस्ट्रीब्यूट करें? 1000 1000 दोनों आउटसाइडर लाइबिलिटी हम लोग का खत्म हो जाएगा। 1000 यहाँ और 1000 यहाँ, बस ये अमाउंट खत्म, इनको तो कुछ भी नहीं दे पाएंगे। फिर आ जाएगा बैलेंस ड्यू, 0 0 9600, फिर से 6000 और 8400। ठीक है, अच्छा। अब पार्टनर लोगों को जैसे ही कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पार्टनर लोगों का कोई लाइबिलिटी नहीं, कैपिटल मतलब कैपिटल भी लाइबिलिटी है, मतलब कोई लोन वोन नहीं। पार्टनर को जब हम लोग कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे, अब हमें क्या चेक करना है? मैक्सिमम लॉस मेथड, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोला है। तो मैक्सिमम लॉस मेथड में हमें क्या देखना है कि नेक्स्ट हमारा कौन सा एसेट बिकेगा। तो ये दोनों तो चला गया हमारे पास से, कौन क्या बिकेगा? मशीन। और मिलेगा कितना हमें? 1200। और हम लोग मान लेते हैं इसके बाद कुछ नहीं बिकने वाला, तो अगर सिर्फ 1200 ही मिलेगा, हमारा टोटल पेबल इधर लिखो कितना हो रहा है? 9600, 6000 और 8400, 24। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम लॉस। क्या निकालेंगे हम लोग सबसे पहले? मैक्सिमम लॉस। तो लिखो मैक्सिमम लॉस कैसे निकालेंगे? हम लोग को पे करना है 24,000 और हम लोगों ने रिकवर कितना किया है? 1200। ठीक है, और तुम लोग चाहो तो 1200 क्या है वो लिख सकते हो यहाँ पर, सेल ऑफ, क्या हो जाएगा? क्या बोला था? सेल ऑफ मशीन। ठीक है, तो ये ऊपर लिख सकते हो, इसके ऊपर सेल ऑफ मशीन हम लोग का इस बार जैसे फर्नीचर लिखा है ना हम लोगों ने, तो हम लोग सेल ऑफ मशीन ऐसे लिख सकते हैं 1200 ऐसे ब्रैकेट में, और उसके हिसाब से हम लोग मैक्सिमम लॉस निकाल रहे हैं। अच्छा, तो कितना हो गया मैक्सिमम लॉस? तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलो देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 532, तो देख लो कितना होगा? 22,800 डिवाइडेड बाई 10। 532 चाहो तो इसके ऊपर लिख सकते हो, ये देखो यहाँ पर ऐसे 5 3 और 2 याद रह जाएगा। 11,400, फिर 6,840, 4,560। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? नेट पेबल और रिकवरेबल। लिखो नेट पेबल और रिकवरेबल। तो देखो इसका नेगेटिव आ रहा है, तो 11,400 माइनस 9,600 कितना हो रहा है? 1,800। फिर यहाँ पर 840, सिर्फ इसका पॉजिटिव आएगा ना, 4,560, 3,840। ठीक है, अब जैसे ही नेगेटिव आया, नेगेटिव कौन बेयर करेगा? जिसका पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें लिखेंगे कि डेफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, ए बी नाम था तो, अच्छा, ट्रांसफर टू सी हो जाएगा इन कैपिटल रेशियो। ठीक है, इन कैपिटल
अच्छा इसका तो रेशियो का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हाँ रेशियो में तो करेंगे, 2 जन है, ठीक है, इन कैपिटल रेशियो करो डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पर ये 3840, इसमें नहीं, इसका तो डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा, ये दोनों का टोटल तो इधर चला जाएगा, एक ही जन है ना, तो रेशियो तो बनेगा नहीं, तो फिर ये लिखने का जरूरत नहीं। जब तो एक का नेगेटिव होगा, दोनों बांटेंगे तब रेशियो बनेगा। देखो जैसे मेरे वाले एग्जांपल में था, एक का नेगेटिव था, 2 को बांटना पड़ा, तब रेशियो बनेगा। लेकिन जब 2 का नेगेटिव है तो फिर लेने वाला तो एक ही है, बचा सी, तो रेशियो तो बनेगा नहीं, इसका टोटल इसको चला जाएगा। तो ये पॉजिटिव, ये चला गया, तो ये दोनों का टोटल लगाओ कितना होता है, 2640, ठीक है। तो ये नेगेटिव वैल्यू इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखते हैं कितना आ रहा है, ये 0, ये 0, और ये कितना आ जाएगा, 1200, वही आना चाहिए, क्योंकि मेरा वो एसेट कितने का था, 1200 मशीनरी जो हम पे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट पेड टू सी, ठीक है, अमाउंट पेड टू सी हो जाएगा। अच्छा अब फिर से क्या लिखना पड़ेगा, बैलेंस ड्यू, फिर से चेक करेंगे कितना बैलेंस ड्यू है, बैलेंस ड्यू, तो ए का तो पूरा ही ड्यू रहेगा, उसको पे नहीं कर पाए ना उसको, तो उसका कितना रहेगा, देखो ए का कितना था 9600, बी का कितना रहेगा 6000, 9600, 6000, सी का कम हो जाएगा, 1200 उसको पे हो गया, 8400 से 1200, हाँ बोलो, 7200, हाँ 7200, ठीक है। अब फिर से हम लोग वही देखेंगे, मैक्सिमम लॉस कितना, अच्छा इसका टोटल लगाओ कितना, 9600, कितना 22,800, अच्छा। और हम लोग को रिकवर करके मिल कितना रहा है, लास्ट है स्टॉक 4000, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिख ले, सेल ऑफ स्टॉक है आइटम, सेल ऑफ स्टॉक 4000 का है, ठीक है। मैक्सिमम लॉस निकालेंगे, मैक्सिमम लॉस, ठीक है, कितना होगा, देखो हम लोग को पे करना है कितना 22,800, लेकिन हम लोग कर कितना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4000, तो बाकी मेरा लॉस हो जाएगा, लॉस कितना हो रहा है 18,800, अच्छा। तो 18,800 हो रहा है, यहाँ पर हम लिखे हैं, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन पीएसआर, ये लिख देते हैं, बाद में भूल मत जाओ, ठीक है। ये जो भी लॉस होता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इन पीएसआर। अब पीएसआर लिखा हुआ है, ऊपर मैंने लिखवाया, देखो डिस्ट्रीब्यूट करके कितना आएगा, ऊपर लिखवाया ना 5:3:2, 9400, उसके बाद 5640, 3760 आना चाहिए लास्ट, हाँ 3760, 532 है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर यही मेरा फाइनल पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो कुछ एसेट बिकेगा नहीं, तो फिर हम उसको ड्यू लिख के करें क्या, अगर लिखते भी है तो फाइनल लॉस बाद में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ बैलेंस करो, इसका कितना आ जाएगा 200 पॉजिटिव, इसका कितना आएगा, ये सभी का पॉजिटिव आएगा, ये कितना आ रहा है 360, और ये 3440। अब ये सबका टोटल कितना होना चाहिए, इक्विवेलेंट टू 4000, 4000 होना चाहिए, ठीक है। तो 4000 हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, इसका मतलब फाइनल पेमेंट, ये नेट पेबल हो गया, लिख दो नेट पेबल इसके आगे, ठीक है, नेट पेबल, रिकवरेबल तो कुछ नहीं आया, ये नेट पेबल हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, बैलेंस ड्यू फिर से दिखाएंगे और उसको फाइनल लॉस बोल के लिख देंगे, क्योंकि इस बार तो और कुछ रिकवर है नहीं। अब बैलेंस ड्यू लिखना पड़ेगा, अब निकालो सभी पार्टनर का कितना कितना बैलेंस ड्यू, बैलेंस 9400, पहला वाला बैलेंस ऑफ कैपिटल, और ये फाइनल लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये और हम लोग कभी भी पे नहीं कर पाएंगे, है ही नहीं एसेट बेचने लायक।
5640 3760। इसका एक बार टोटल करके देखो कितना होता है। नहीं 4000 से ज्यादा होगा ना, ये तो 9000 है। और तो बोलो 1800. 20,800। 18,000. 18,800। अच्छा देखो 18,800 सही हो रहा है ना, 18,800। अब ये मेरा सही है कि नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? अब ये मेरा मैक्सिमम लॉस होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो कैसे पता चलेगा। तो हम लोग का टोटल अमाउंट कितना था जो हमारे पास एसेट बना, टोटल करो 2,000 प्लस 1,000, 3,000 और 1,000, 8,200। और पेबल अमाउंट कितना था, 3,000 प्लस ये तीनों का एडिशन, बोलो कितना था? 27,000 लिखा था ना हम लोगों ने टोटल करके। अब इतना मुझे देना है, मेरे पास इतना ही है, तो माइनस करो, मतलब बाकी तो लॉस होगा ना। हाँ तो ये माइनस करने से वो अमाउंट आना चाहिए जो हम लोगों ने अभी किया। कितना हुआ? ठीक है। तो ये देखो ये 18,800 सही निकला, वो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसका पार्ट पार्ट तो नहीं निकाल पाएंगे जब तक वो नहीं करेंगे। लेकिन मेरा फाइनल आंसर मैक्सिमम लॉस का कितना होना चाहिए, 18,800। ये पार्टनर लोगों को बेयर करना पड़ेगा। और एक चीज अगर यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करें, ये मेथड क्यों परफेक्ट होता है, तुम लोग इस लॉस को इसका रेशियो करो, रेशियो करके देखो कितना होता है। इसका रेशियो करके देखो कितना होता है। एक एक जीरो हटाओ, 940, 564, 376, कितना आ रहा है देखो। नहीं हुआ अभी तक। 188 से करके दो। 188 से सबको डिवाइड करके। नहीं तो ये वही वही रेशियो ही होना चाहिए, तभी तो ये बेस्ट हुआ ना मेथड की। पार्टनर लोग जैसा प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, लॉस भी उसी रेशियो में हुआ। मतलब जिसका जितना भी डेफिसिट हुआ, फाइनल लॉस जिसको जितना भी हुआ, पार्टनर ए बी सी सभी को वही रेशियो के बेसिस पे ही हुआ। मतलब ये मेथड इस तरीके से डिजाइन किया गया है, जब मिल भी रहा है पेमेंट तो रेशियो बेसिस पे ही मिल रहा है, और जो जितना लॉस हो रहा है वो भी ऑटोमेटिकली इसी पे आएगा। तो इसीलिए ये किसी को ज्यादा भी नहीं मिल रहा है, किसी को कम भी नहीं मिल रहा है, लॉस भी किसी का ज्यादा भी नहीं है, किसी का कम भी नहीं है, एडिक्वेट है, जिसका जितना होना चाहिए पीएसआर के बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो ये लास्ट आंसर हमारा हमेशा पीएसआर से मैच होना चाहिए। ये एक तुम लोग को देखना चाहिए चेक करने के लिए, क्योंकि इसमें बड़ा कैलकुलेशन होता है ना, तो हो सकता है कि कुछ कैलकुलेट करते हुए तुम लोग गलत कर दो। और एक यहाँ पर देखना चाहिए कि मेरा लॉस कितना आएगा ये टोटल में। तो फिर इससे क्या होगा, आंसर खुद ब खुद तुम लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सही हुआ है कि गलत। ये एक चीज हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा बता देते हैं, तुम लोग ये घर पे ट्राई करना, ठीक है। बस दो ही क्वेश्चन बाकी हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, लेकिन
वो और एक मेथड है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखो इसमें क्या बोला, ये अभी स्टार्ट इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि काफी टाइम लगेगा, इसमें काफी सारा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अभी मतलब कम से कम आधा घंटा के ऊपर लग जाएगा। बोल रहा है कि एबीसी तीनों पार्टनर है, दे डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। देखो क्रेडिटर एज लोन, तो एज लोन क्रेडिटर कैपिटल सन्ड्री एसेट कैश, ये बता दिया है बैलेंस शीट। और यहाँ पर देखो कुछ सीक्वेंस बता रखा है कि कैसे सीक्वेंस में एसेट बिका है, तो डेट यहाँ भी नहीं बताया, सीक्वेंस बताया। पहले मिलेगा 1000, फिर 3000, 3900, 6000, 20100, इसके ऊपर एक नोट दिया हुआ है, नोट हम बता देते क्या, टोटल 34,000। बोल रहे थे एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वेर एक्सपेक्टेड टू बी 500, इनको लगा था कि रियलाइजेशन का खर्चा 500 रुपए होगा, बट अल्टीमेटली अमाउंटेड टू 400 ओनली। मतलब इनका क्या हो गया, प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट। 500 सोचा था प्रॉफिट। खर्चा होगा, लेकिन हुआ कितना, 400। ठीक है, अब ये जो 100 यहाँ पर दिखाया है ना, ये एक्चुअली वो हमें क्या करना है, यहाँ पर एंड में जाके उस अमाउंट को वहां पर ऐड बैक करना है, एंड में करना है। क्यों, क्योंकि जब तक पूरा प्रोसेस खत्म नहीं होगा हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमें एक्चुअली वो रियलाइजेशन जो करवा रहे हैं उनको कितना पे करना है। So at each stage, cash receipt should be distributed between partner. They share profit in the ratio 2:2:1. ठीक है, तो मुझे बोलो तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, जैसे मैंने सिखाया तुम लोग वैसे करके मुझे बताओ तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, मतलब लॉस कितना आएगा। क्या करना है तुम लोग को, टोटल पेएबल और टोटल रिसीवेबल, वो मुझे बताओ कितना होगा फाइनल आंसर, कैलकुलेट करके। ट्वेंटी सेवन नहीं, 27 तो नहीं होगा मैम 22,000। 22 नहीं, आंसर तो कुछ और ही बोल रहा है। और एक बार ट्राई कर, क्या कर रहे हो बोलो पहले, क्या टोटल करोगे। नहीं 18 नहीं, आंसर 15 होना चाहिए। हाँ 15। ये देखो इधर का पूरा टोटल तो हमारा किया हुआ ही है, पेबल कितना है 49,000, ये नहीं देखना है, ये तो एसेट का बुक वैल्यू है। हम लोग रिकवर कितना कर पाएंगे, 34,000, और ये देखो तो फिर माइनस करने से कितना होगा, हो गया 15,000। तो ये आंसर तुम लोग का आना चाहिए लॉस। ठीक है, अच्छा, और पे जब करोगे तो क्या सीक्वेंस रहेगा, सबसे पहले किसको पे करोगे, कौन सा नाम लिखा जाएगा स्टेटमेंट में, क्रेडिटर, उसके बाद ये कैपिटल, पहले ये 1000 जाएगा, सिर्फ इसको पे होगा, फिर 3000 में से इसको 1000 जाएगा और इसको कितना जाएगा 2000, फिर 3900 में से इसको कितना जाएगा 3900 बचेगा, फिर 900 का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये चीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार तुम लोग घर पे ट्राई करके देखो कि कैसे करके डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं। ये इस मेथड का एक ही क्वेश्चन है, इलास्ट्रेशन 7, और एक हम लोगों ने कर लिया, ये होमवर्क। ठीक है, फिर आज इतना ही था। बाय मैम। बाय।